गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का इस सेशन में ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। आज हम लोग बेसिकली जो कल हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने आत्मनिर्भर पैकेज जो अनाउंस किया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे ये हमारे बिजनेस को कैसे अफेक्ट करने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट अवे विथ इट। पहला है जो फर्स्ट थिंग उन्होंने कहा है वो एमएसएमई बिजनेसेस के लिए है। सो एमएसएमई बिजनेसेस के लिए ये मैं पहले आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जो एमएसएमईज और बिजनेसेस ये बोथ के लिए, ये सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, बट उनके लिए भी है जो एमएसएमई नॉन रजिस्टर्ड है, जिन्होंने एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ है, उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है। पर जिन्होंने ऑलरेडी एक लोन लिया हुआ है उनको एक 20% का एक्स्ट्रा लोन दिया जाएगा, जो भी उनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा एज ऑन 29 फरवरी को। यानी कि अगर आपका एक लोन चल रहा है, उस लोन का आपका बैलेंस 29 फरवरी को, अगर आपका ऑलरेडी 4 करोड़ का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, तो उसका 20% यानी कि 80 लाख रुपए आपको और लोन उस पर मिल जाएगा, जिसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं होगी, और ये आपको लोन सुओ मोटो बाय द बैंक दिया जाएगा। दूसरा है, अगर आपका कोई बैंक गारंटी है तो बैंक गारंटी भी आप 20% से इंक्रीज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं देना होगा। और आपका कोई भी अगर ये जो भी लोन्स आपको दिए जा रहे हैं ये पूरी तरह से कोलैटरल फ्री हैं, इसके लिए आपको कुछ भी मॉर्टगेज अलग से देने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको स्पेसिफिकली बता देना चाहूंगा कि ये उन्हीं बिजनेसेस और एमएसएमईज के लिए हैं जिनका लोन अमाउंट 25 करोड़ से नीचे है और पिछले साल में टर्नओवर 100 करोड़ से कम था। ये वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका टर्नओवर पिछले साल 100 करोड़ से कम था और जिनका लोन अमाउंट 25 करोड़ से कम था। इस लोन का की स्पेशलिटी ये है कि ये 4 साल के लिए आपको दिया जाएगा और पहले 12 महीने तक आपको कोई भी इसका ईएमआई देने की जरूरत नहीं होगी। यानी कि फर्स्ट 12 मंथ्स के लिए आपको एक मोनिटोरियम दिया जाएगा, जिसमें आपको कोई भी ईएमआई नहीं देना है। ये एक वर्किंग कैपिटल लोन की तरह दिया जाएगा। बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि हमारा ऑलरेडी एक सीसी चल रहा है, तो ऑलरेडी अब सीसी वर्किंग कैपिटल, जब हम फाइनेंस सोचते हैं कोई भी बैंक से, तो हम लोग जनरली सोचते हैं कि ये बैंक ओडी या सीसी होगा। बट ये अभी तक जैसा प्रेजेंट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ये अभी हम लोगों को ये समझ आ रहा है कि इट इज गोइंग टू बी लाइक अ टर्म लोन, जिसमें कि 4 साल का पेमेंट टर्म रहने वाला है, जिसमें फर्स्ट ईयर आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, नो ईएमआई। बाकी के 3 साल में आपको ईएमआई के थ्रू पूरे लोन को चुकाना पड़ेगा। बहुत लोगों के बहुत बार हमारे मन में ये सवाल आता है कि गवर्नमेंट तो बोल देती है कि आप हम ये स्कीम लाए हैं, आप इसका फायदा उठा सकते हैं, पर बैंक्स रेडी नहीं होते हैं इस तरह का लोन देने के लिए। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने इस बार बोला है कि इस स्कीम के तहत जो भी लोन बैंक सैंक्शन करेगी वो 100% गवर्नमेंट गारंटी से बैक्ड अप रहेगा। यानी कि इसका फायदा ये होता है कि बैंक 100 पूरी तरह से रिस्क फ्री है। अगर कोई डिफॉल्ट भी करता है तो गवर्नमेंट भरपाई करेगी उस लोन अमाउंट का। तो बैंक को कोई झिझक इससे नहीं रहती है आपको लोन देने में। इस स्कीम का फायदा लेकिन आपको 31 अक्टूबर के अंदर इसका फायदा उठाना पड़ेगा। यानी कि आपको ऑब्वियसली एक लेटर आपको एक लिखना पड़ेगा कि आप इस स्कीम के तहत, जो भी अलग अलग बैंक्स का अलग स्कीम हो सकता है, अलग प्रोसेस हो सकता है, बट डेफिनेटली आपको अपने बैंक को अप्लाई करना होगा दैट आप इस स्कीम में एक्स्ट्रा लोन लेना चाहते हैं। बहुत लोगों का क्वेरी हमारे पास आ रहा है कि सर हमारा तो अभी तक कोई भी लोन हमने आज तक लिया ही नहीं है, हमारा आर बिजनेस इज अभी लोन फ्री, तो हम क्या कोई किसी स्कीम के तहत इसका फायदा नहीं उठा सकते? अभी तक जो फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने अभी तक जो स्कीम अनाउंस किया है वो सिर्फ उन्हीं बिजनेसेस के लिए हैं जिनका ऑलरेडी कोई लोन चल रहा है। जो लोग डेट फ्री हैं, जिनका प्रेजेंटली कोई बैंक लोन्स नहीं चल रहा था, बैंक या एनबीएफसी लोन नहीं चल रहा था, उनके लिए अभी इस तरह का 20% एक्स्ट्रा पैकेज ये नहीं है।
नेक्स्ट, ये सारे स्टैंडर्ड एमएसएमईज और बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। ये स्पेसिफिकली स्ट्रेस्ड एमएसएमईज के लिए। स्ट्रेस्ड एमएसएमई मतलब जो लोग एमएसएमईज ऑलरेडी एनपीए डिक्लेयर्ड हैं, या फिर वो अपना, जनरली एनपीए डिक्लेयर होता है कोई भी लोन जब वो 90 दिन तक अपने इंटरेस्ट या ईएमआई की भरपाई नहीं कर पाता है। उस 90 दिन के दौरान जब अगर आप एक भी ईएमआई अपना नहीं पे कर पाते हैं, तो आप एक स्ट्रेस्ड एसेट माने जाते हैं। तो यानी कि अगर आपने एक भी ईएमआई अपना पे नहीं किया है, तो भी आप इस सेकंड वाले क्लॉज में जा सकते हैं। आप एनपीए डिक्लेयर्ड है तो भी, और आपने एक भी अगर ईएमआई मिस किया है तो भी। इन दोनों के तहत प्रमोटर्स को, इसमें क्या है कि बैंक जो है वो आपके बिजनेस को लोन नहीं दे रही है, बल्कि उसके डायरेक्टर्स को लोन दे रही है, जो उसके प्रमोटर्स हैं। प्रमोटर्स को लोन देने से, प्रमोटर्स को लोन जब मिलता है तो वो वाया इक्विटी पैसा इन्फ्यूज करेंगे बिजनेस में, और ये जो पैसा प्रमोटर्स को मिलेगा वो सीजीटी एसएमई स्कीम के थ्रू मिलेगा। यानी कि अगेन इसका मतलब कि बैंक को आप प्रमोटर्स को लोन देने में कोई झिझक नहीं होगी अगेन, क्योंकि ये 100% ये 100% बैक्ड बाय गवर्नमेंट गारंटी होगा। ये एक फ्रेश लोन की तरह अप्लाई किया जाएगा, जो कि प्रमोटर्स अप्लाई करेंगे और उस पैसे को अपने बिजनेस में इन्फ्यूज करेंगे टू रिवाइव देयर बिजनेस। आप अगर बिजनेस में अभी आपका काफी लॉस चल रहा है, या आप जब जेएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं, उससे उभरने के लिए गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आई है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। थर्ड, जो उन्होंने एक फंड इन्फ्यूजन का एक प्रोसेस लाए हैं, कि जो कॉर्पोरेट एमएसएमईज है, ये बेसिकली वो चाहते हैं कि जो छोटे एमएसएमईज हैं वो और ग्रो करें। ग्रो करने के लिए उन्होंने एक फंड ऑफ फंड कॉन्सेप्ट लाया है, जिसके थ्रू वो 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। वो 10,000 करोड़ रुपए, हम लोग पहले एक बार समझ लेते हैं फंड ऑफ फंड्स। बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन आ रहा है कि ये फंड ऑफ फंड बोलना क्या चाहती है सरकार। एक्चुअली ये है कि सरकार 10,000 करोड़ रुपए लगाएगी, उससे एक पोर्टफोलियो बनाएगी। उस पोर्टफोलियो में आप एज नॉर्मल इन्वेस्टर्स बाकी लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे अल्टीमेटली ये पूल पूरा सरकार का 10,000 करोड़ और बाकी मार्केट का 40,000 करोड़ मिलके करीब करीब 50,000 करोड़ का फंडिंग क्रिएट होगा। ये 50,000 करोड़ का फंडिंग उन प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा जो गवर्नमेंट मानती है कि एक फ्यूचर में पोटेंशियल है, वायबिलिटी है इसका, कि ये सक्सीड कर सकता है। ये जनरली एक नया प्रोजेक्ट अगर आपका कोई है, या फिर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, पर आपको एक बहुत बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखता है। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ विल गवर्नमेंट डिसाइड, गवर्नमेंट कैसे ये बात डिसाइड करेगी कि आपके अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम्स होता है, उसका वेबसाइट में भी अगर आप जाएंगे माई गवर्नमेंट में, उसमें आप अपनी स्कीम का प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आप सबमिट करते हैं, उनका कुछ गाइडलाइंस है, जिसके तहत अगर आपका प्रोजेक्ट फॉल करता है तो आपके प्रोजेक्ट को वो सिलेक्ट करके उसमें फंडिंग करते हैं। ये जब सरकार इस प्रोजेक्ट में लाएगी तो वो आपको ये भी प्रोत्साहित करेगी कि आप अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्टेड कराएं। कुछ दिन पहले नितिन गडकरी जी का भी एक स्पीच आया था, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि वो एक एमएसएमईज के लिए एक स्टॉक एक्सचेंज बनाने की बात वो मेंशन कर रहे थे। तो अभी तक फाइनेंस मिनिस्ट्री मैम ने ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया, बट एक हिंट मुझे नजर आ रहा है इसमें कि कुछ एक एमएसएमईज जो स्मॉल कॉर्पोरेट्स हैं, उनके लिए एक स्टॉक एक्सचेंज बनाया जाएगा, जिसको वो लिस्टेड कराने की बात यहाँ पे कह रहे हैं। नेक्स्ट जाते हैं। एक ये बड़ा बदलाव लाया गया है, जो एमएसएमईज का डेफिनेशन क्या है। पहला चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमएसएमईज में रजिस्टर कौन कर सकता है। एमएसएमईज में वही एंटरप्राइजेज रजिस्टर कर सकते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग में है या फिर सर्विस सेक्टर में है, और बाकी लोग इसमें इन्वॉल्व जो ट्रेडिंग कंसर्न्स हैं वो एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। पहले एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन लेने का जो क्राइटेरिया था वो मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस सेक्टर के लिए अलग अलग था। अब जो इन्होंने क्राइटेरिया उसको मर्ज कर दिया है, एक ही क्राइटेरिया रहेगा,
वो ये कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन योर बिजनेस 1 करोड़ से कम है और आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो आप माइक्रो माने जाएंगे, माइक्रो लेवल एंटरप्राइज माने जाएंगे। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से 10 करोड़ है और टर्नओवर 5 करोड़ से 50 करोड़ है, तो आप एक स्मॉल लेवल एंटरप्राइज माने जाएंगे। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन योर बिजनेस, इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरीज पे वो ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड योर लैंड एंड बिल्डिंग्स। मेजरली इसमें प्लांट एंड मशीनरीज पे वो लोग ध्यान देते हैं जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन किया जाता है। सो इन्वेस्टमेंट का होता है 10 करोड़ से 20 करोड़ अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, और टर्नओवर अगर आपका 50 करोड़ से 100 करोड़ के अंदर फॉल करता है, तो आप एक मीडियम लेवल एंटरप्राइज माने जाते हैं। ये एक बड़ा चेंज है। इंटेंशन है इसकी, बहुत सारे लोग थोड़े भी बड़े होते थे तो वो एमएसएमईज का फायदा नहीं उठा पाते थे, तो सरकार ने इस बात को समझा है और अब इसका दायरा उन्होंने बढ़ा दिया है। ये ग्लोबल टेंडर्स, आई थिंक ये इस इकोनॉमिक पैकेज का सबसे रेडिकल चेंज इन्होंने लाया है। वो ये कि गवर्नमेंट, अब कोई भी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ओरिएंटेड या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जितनी भी गवर्नमेंट ओरिएंटेड कंपनीज हैं, अब वो कोई भी प्रोक्योरमेंट जब करेंगे, अगर उस टेंडर का वैल्यू 200 करोड़ से कम का है, उसमें वो फॉरेन पार्टिसिपेंट्स को अलाउ ही नहीं करेंगे पार्टिसिपेट करने के लिए। यानी कि गवर्नमेंट इसमें होगा कि जो इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स हैं, जो इंडिया मेड प्रोजेक्ट्स हैं, मेक इन इंडिया के तहत गवर्नमेंट विल बी फोर्स्ड कि वो इंडिया का ही बनाया हुआ प्रोडक्ट्स को यूज करे। आप याद रखिएगा कि बहुत सारे लोग, ये हमारे पास ये सवाल आ रहे कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, ऑब्वियसली 100-150 करोड़ इतना बड़ा प्रोजेक्ट सारे लोग नहीं कर पाएंगे। बट हम लोग को ये बात समझना होगा, इट इज नॉट अबाउट वो एक प्रोजेक्ट जो 150 करोड़ का है या 200 करोड़ का है। उस 200 करोड़ का प्रोजेक्ट को करने के लिए एक कंपनी अगर उस टेंडर को उठाती है, तो वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपने लोअर लेवल कंपनी से भी खरीदती है, तो उनके लिए भी मार्केट क्रिएट होता है। उस लेवल पे, उस सेकंड लेवल पे एमएसएमईज को पार्टिसिपेट करने का, एमएसएमईज को बूम मिलेगा। पर यही, अब पहले क्या होता था कि फॉरेन पार्टिसिपेंट्स कोई अगर पार्टिसिपेट करते थे तो वो प्रोडक्ट सीधा हम लोग बाहर से खरीदते थे, तो हमारे इंडियन मार्केट को उसका कोई भी फायदा नहीं मिलता था। पर अब क्या होगा, नॉट ओनली जो वो टेंडर को जीतेगा, बट उस जो इंडियन कंपनी जो उस टेंडर को जीतेगी ना, सिर्फ उसको फायदा होगा, बट उस कंपनी के जो वेंडर्स हैं, जो उस कंपनी को सप्लाई करते हैं, उनको भी एक बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा, एक डिमांड क्रिएट होगा। सो आप ये सोच सकते हैं कि एक आउट ऑफ कंपटीशन वो पूरा कर दिए हैं फॉरेन मार्केट को, जस्ट टू प्रमोट मेक इन इंडिया। ये एक बहुत बड़ा डिमांड क्रिएट करेगा हमारे लिए, हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए। नेक्स्ट जाते हैं, अदर फैसिलिटीज में है। आपको पता होगा, जैसे आप हम लोग अक्सर सुनते हैं कि हैंडलूम का कोई एग्जीबिशन हुआ है, जूट का एग्जीबिशन हो रहा है, या डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स का भी कई बार एग्जीबिशंस और ट्रेड फेयर्स लगता है। कोरोना की सिचुएशन में ऐसा कुछ कर पाना पॉसिबल नहीं दिख रहा है सरकार को भी। सो गवर्नमेंट बोल रही है कि वो एक ई मार्केट का एक पोर्टल लाएगी, जिसमें इन सारे, जैसे हम लोग कई बार सुनते हैं कि बहुत लोग अपना स्टॉल्स पुट अप करते हैं ट्रेड फेयर्स में, तो अब आप स्टॉल पुट अप करने के बजाय अपने आप को इस ई मार्केट में रजिस्टर करेंगे, जहां पे आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे, आप अपने प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट करेंगे। हम लोग जैसा कि देखते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे कंपनीज में आप अलग अलग प्रोडक्ट्स को देख पाते हैं, उसी तरह का एक मार्केट प्लेस होगा जहां पे डिफरेंट लोग अपना प्रोडक्ट को मार्केट करके कस्टमर्स को प्रोक्योर करके अपना माल बेच सकेंगे, जस्ट लाइक ट्रेड फेयर एग्जीबिशन, बट ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होगा। सेकेंड लेवल पे, अगर आप इस तरह के कोई मार्केट प्लेस में, ई मार्केट प्लेस में आप जब पार्टिसिपेट करते हैं, सपोजिटली उस ई मार्केट ट्रेड फेयर में, ई मार्केट के थ्रू आपका एक ट्रेड फेयर में आप सपोजिटली 1 करोड़ का आप माल बेच पाए, गवर्नमेंट के पास वो डेटा आ गया कि यस, ए कंपनी ने 1 करोड़ का सेल किया है ड्यूरिंग दिस ट्रेड फेयर। उस सेल्स के
बदौलत वो आपको अब फाइनेंस भी करेगी, क्योंकि उनके पास ये डेटा है कि a company has a product which is easily saleable. So to boost that product, to boost that company, वो आपको फाइनेंस करेगी। इसी को वो बोलते हैं फाइनेंस, टेक ड्रिवन फाइनेंसिंग। थर्डली एक उन्होंने ये कहा है कि जो भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज और गवर्नमेंट से जो भी डायरेक्ट, गवर्नमेंट की जो भी डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट्स है और पीएसयू, सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयूज की जो भी ड्यूज हैं, वो विद इन 45 डेज सरकार क्लियर आउट कर देगी। तो अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी ड्यू गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू के साथ बाकी है, तो आप उसको इमीडिएटली एक्शन ले सकते हैं, ताकि ये आप अर्ली रिवाइवल हो। ये सारी चीजें हम लोग जो भी देख रहे हैं, इट इज मेजरली ताकि मार्केट में लिक्विडिटी आए। वो पैसा आप कलेक्ट करके विद इन 45 डेज आप अपना पैसा को रियलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये हर लेवल के एंटरप्राइजेस को अफेक्ट करता है। जो भी एंटरप्राइज में 100 एम्प्लॉयज से कम है और उस कंपनी के अगर 90% एम्प्लॉयज 15,000 से कम सैलरी ड्रॉ करते हैं एज पर पीएफ, इन दैट केस गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एज वेल एज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दोनों देगी। जिन एम्प्लॉयज का 15,000 से ज्यादा सैलरी है, वो पहले की तरह जैसे एम्प्लॉय अपना शेयर और एम्प्लॉयर अपना शेयर देता आया है, वैसे ही कंटिन्यू होगा। ये स्कीम पहले सरकार ने मार्च अप्रैल मई के लिए लाई थी, अब ये एक्सटेंड करके इन्होंने जून जुलाई अगस्त के लिए भी कर दिया है। यानी कि फॉर दिस पीरियड ऑफ 6 मंथ्स ऐसे एंटरप्राइजेस जिनके एम्प्लॉयज, जिनका पहला तो 100 एम्प्लॉय से कम है और 90% ऑफ द एम्प्लॉयज जिसके 15,000 से कम सैलरी ड्रॉ करते हैं, उनका 24% पीएफ कंट्रीब्यूशन सरकार बेयर करेगी फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अदर हैंड, जो बाकी कंपनीज हैं जो इस क्राइटेरिया में नहीं फॉल करते हैं, उनके लिए पीएफ का रेट 12% से 10% रिड्यूस कर दिया गया है। पर जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, गवर्नमेंट कंपनीज के केस में एम्प्लॉय का शेयर 10% रहेगा, पर एम्प्लॉयर यानी कि गवर्नमेंट जहां पे एम्प्लॉयर है, वहां पे वो अभी भी 12% ही कंट्रीब्यूट करेगी पीएफ में। नेक्स्ट चलते हैं एनबीएफसीज। नाउ ये एक सेकेंडरी तरीका है गवर्नमेंट का मार्केट में लिक्विडिटी लाने का। जो लोग बैंक, बहुत सारे लोग, हम लोग एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से डील करते हैं, लोन्स लेते हैं, तो उनको वो आपको लोन कैसे देंगे? जब उनके पास लिक्विडिटी फंड रहेगा तो वो आपको लोन दे पाएंगे। टू इंश्योर कि उनके पास और ज्यादा फंड अवेलेबल रहे, सरकार क्या कर रही है, वो डेट इन कंपनीज को, एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को बोल रही है कि आप डेट पेपर्स इश्यू करिए। वो डेट पेपर्स बैंक्स खरीदेंगी और गवर्नमेंट या फिर स्टॉक मार्केट के थ्रू खरीदेगी, और ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड होंगे। इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स का मतलब होता है कि इसका रेट ऑफ रिटर्न काफी हाई रहता है, तो उससे फायदा क्या होगा, और ये गवर्नमेंट गारंटीड भी रहेगी। तो इससे फायदा ये अपने को होगा कि एनबीएफसीज के पास जब ये डेट पेपर्स के थ्रू बैंक जब ये खरीदेंगी डेट पेपर्स को, तो इन एनबीएफसीज के पास और पैसा आएगा। जब इनके पास ज्यादा पैसा आएगा इंटरेस्ट रेट्स, अच्छे इंटरेस्ट रेट पे, तो वे मार्केट में और पास ऑन करेंगी लोअर इंटरेस्ट रेट्स पे लोन्स को। इससे सेकेंड लेवल पे टू जो एनबीएफसीज के और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के जो बोरोवर्स हैं, उनके पास ज्यादा लिक्विड इन्फ्यूजन होगा, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन, कैश इन्फ्यूजन होगा। सर नेक्स्ट, एनबीएफसी पार्शियल क्रेडिट। पहले सरकार का एक स्कीम था, पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम, जिसमें कि जिसके तहत जो भी एनबीएफसी और फाइनेंस कंपनीज थे, अगर उनको कोई भी लॉस होता था, कोई भी डिफॉल्ट का लॉस होता था, तो गवर्नमेंट 10% ऑफ द लॉस गवर्नमेंट बेयर करती थी। अब सरकार बोल रही है कि नहीं, अब हम 20% ऑफ दैट लॉस को हम बेयर करेंगे। और ये सारे नॉट पहले इनफैक्ट अब ट्रिपल बी रेटेड के लिए भी पहले ही एलिजिबल था। अब सारे इन्वेस्टमेंट्स को इसमें वो अप टू
डबल ए पेपर्स को ये इसमें कवर कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन डेट पेपर्स को इशू कर पाएं और मार्केट में और लिक्विडिटी इन्फ्यूज हो। रिलीफ टू द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, सारी चीजें बंद पड़ी हैं पिछले 50 दिनों से, तो बहुत सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स अपना डेडलाइन मिस कर गए हैं चीजों को कंप्लीट करने का, कॉन्ट्रैक्ट्स को कंप्लीट करने का। तो सरकार बोल रही है कि विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट एक ऑटोमेटिक एक्सटेंशन ऑफ 6 मंथ्स उनको दिया गया है कि फॉर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स आप अपने इन कॉन्ट्रैक्ट्स को कंप्लीट कर लीजिए, जिसके लिए आपको कोई भी पेनल चार्जेस वगैरह नहीं लगेगा। डेमरेज जो इनको अक्सर लग जाता था फॉर नॉट टाइमली कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो अब इनको नहीं देना पड़ेगा और ये विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट एक एक्सटेंशन किया जाएगा। और पार्शियल इनका जो बैंक गारंटी, कई बार क्या होता है जब कोई भी कंपनी अगर लो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट उठाती है, कोई कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट उठाता है, तो वो गवर्नमेंट कंपनी से एक बैंक गारंटी लेती है, जिसको दिखाकर वो कॉन्ट्रैक्टर बैंक से लोन ले लेते हैं। तो अब सरकार ये भी बोल रही है कि वो अब कंपनीज को बोलेगी कि आप अपना वो बैंक गारंटीज दीजिए कॉन्ट्रैक्टर्स को, ताकि वो लोन को ताकि वो और लोन ले सके टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट। तो वो एक पहले पूरा अमाउंट का एक एज अ होल पूरा कॉन्ट्रैक्ट का वो होता था। अब सरकार बोल रही है कि नहीं, एज पर जैसा आपको कॉन्ट्रैक्टर का नेचर ऑफ वर्क दिखे, वो आप पार्शियली भी आप बैंक गारंटी को रिलीज कर दीजिए, ताकि वो लोन उठा के आपका कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर पाए। नेक्स्ट, रियल एस्टेट कंपनीज के अगेन रेरा कवर्ड जो कंपनीज है उनका भी जो डेडलाइंस है, क्योंकि जो आजकल मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रेरा में कवर्ड होते हैं, जिसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस होती हैं। तो वो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस के लिए जितने भी उनके रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन डेट्स थे, उसको एक ऑटोमेटिक एक्सटेंशन दे दिया गया है टू एक ऑटोमेटिक एक्सटेंशन दे दिया गया है फॉर 6 मंथ्स का। और उसमें एक प्रोविजन ये भी है कि अगर वो नेक्स्ट 6 मंथ्स में भी नहीं कवर कर पाते हैं, तो उसमें एक और ऑप्शन है कि वो 3 मंथ्स और एक्सटेंड कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट ये एक है टीडीएस और टीसीएस में रिलीफ दिया गया है। हम लोग जो भी टैक्स ऑडिट में कवर्ड हैं और कंपनीज हैं, हम लोगों को जो भी हम पेमेंट्स करते हैं उसमें हम लोगों को टीडीएस काटना पड़ता है। तो अब सरकार बोल रही है कि जो भी एग्जिस्टिंग रेट्स ऑफ टीडीएस और टीसीएस है, अब आपको फॉर दिस पीरियड ऑफ आज से 31 मार्च 2021 तक जो भी आप टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट करेंगे, वो आपको जो एग्जिस्टिंग रेट है उसका 75% आपको डिडक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई प्रोफेशनल फीस है आपका, जिसमें आप 1 लाख रुपए, आप 1 लाख रुपए का आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, तो आप 10% जनरली आप टीडीएस काटते थे, तो 10,000 रुपए। अब आपको 7.5% टीडीएस काटना है, यानी कि 7,500 रुपए आप टीडीएस काटेंगे। मैं इसमें एक बात आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये नॉन सैलरीड टीडीएस पे एप्लीकेबल है, और जो हम लोगों का टीडीएस कैश विड्रॉल पे एप्लीकेबल होता है, कि अगर कोई आदमी अपने बिजनेस से 1 करोड़ से ज्यादा कैश विड्रॉ करता है ड्यूरिंग अ ईयर, तो 2% टीडीएस उसको डिडक्ट करना पड़ता है। इस पे ये 25% रिडक्शन का रूल अप्लाई नहीं करता है। और अगर आपने अपना लास्ट 3 साल का रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो लास्ट 3 साल में से किसी का भी रिटर्न अगर आपने फाइल नहीं किया है लास्ट 3 साल में से, तो आप इस बेनिफिट का फायदा नहीं उठा पाएंगे। लास्टली, अगर आपका कैश विड्रॉल सॉरी अगर आपका आपने 3 साल के लिए, पर फिर भी उसने थोड़ा बेनिफिट ये दिया है कि अगर आपका 20 लाख से ऊपर अगर आपका कैश विड्रॉल होता है, तो 2% आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, और अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो 5% आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। मैं फिर से एक बार बता देना चाहूंगा कि नॉर्मली अगर कोई आदमी 1 करोड़ से ज्यादा कैश विड्रॉ करता है तो 2% टीडीएस काटना पड़ता है। लेकिन अगर आपने लास्ट 3 साल में से कोई भी एक रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो अगर आपका 20 लाख से भी ज्यादा कैश विड्रॉ होगा तो 2% टीडीएस, और 1 करोड़ से ज्यादा कैश विड्रॉल होगा तो 5% टीडीएस काटना पड़ेगा। जी,
यहाँ पे सरकार रिफंड्स के बारे में रिलैक्सेशंस की है कि आपका कोई भी अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस प्रोफेशन, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोई भी तरह का आपका इंस्टीट्यूशन है, आपका जो भी गवर्नमेंट से रिफंड बनता है, आप इमीडिएटली उसका प्रोसेस को इनिशिएट करिए। गवर्नमेंट अपनी तरफ से अपने डिफरेंट टैक्स डिपार्टमेंट्स को ये इंस्ट्रक्शन दे रही है कि वो जल्द से जल्द रिफंड्स को प्रोसेस करके रिलीज करे। अगर आपका प्रोसेस में पेंडिंग है, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, लेकिन अगर सिर्फ रिलीज ऑफ फंड्स इज द प्रॉब्लम, तो गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन है कि वो इमीडिएटली आपका रिफंड को प्रोसेस करे। नेक्स्ट, जो रिटर्न्स का ड्यू डेट है उसमें एक एक्सटेंशन आया है। जो इनकम टैक्स रिटर्न करना है फाइल फॉर द ईयर 1920, जिसका ड्यू डेट जुलाई और सितंबर था, वो पूरा सबका एक्सटेंड करके 30 नवंबर कर दिया गया है। और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का ड्यू डेट जो कि पहले 30 सितंबर था, उसको भी 1 महीना से एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर कर दिया गया है। असेसमेंट्स के भी डेट्स में एक्सटेंशन की गई है। जो भी आपके असेसमेंट्स 30 सितंबर 20 को बाहर हो जा रहे थे, जो टाइमलाइन की इसके बाद आपका असेसमेंट नहीं हो सकता, वो अब 31 दिसंबर तक एक्सटेंड हो गए हैं। और जो 31 मार्च 21 को बाहर हो रहे थे, उसमें भी एक 6 महीना का एक्सटेंशन करके वो 30 सितंबर 21 तक एक्सटेंड कर दिया गया। विवाद से विश्वास स्कीम, हम लोगों को पता है कि विवाद से विश्वास स्कीम एक सरकार की तरफ से आई थी, एक इनकम टैक्स का, इट वाज अ सेटलमेंट, जो भी आपका पेंडिंग केसेस है उसको क्लियर आउट करने के लिए, जिसमें सरकार ने 31 मार्च के अंदर आपको ये ऑप्शन था कि आप इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं और अपना टैक्स पे कर सकते हैं। इसका ड्यू डेट को बढ़ा करके 31 दिसंबर कर दिया गया। इसमें अभी एक कंफ्यूजन ये हो गया है कि बहुत लोगों का कि आपको रिटर्न 30 जून के अंदर फाइल करना है और टैक्स आपको 31 दिसंबर तक फाइल करना है। ये क्लैरिटी अभी आना बाकी है, बट यस, ये आप मान सकते हैं कि टैक्स पेमेंट आपको 31 दिसंबर तक करना है, बट रिटर्न आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप 30 जून तक फाइल कर दें। थैंक यू। अब आप लोगों का कोई भी अगर क्वेश्चन हो स्पेसिफिकली, तो आप प्लीज अभी पूछ सकते हैं। Yes, Praveen ji, will share this slide for your reference. Thank you so much. Yeah, it was very useful. Yes, the next question that has come up is ki the TDS quarterly return for 1920, is it extended? Yes, it has been extended to June 30th. It has been extended, the TDS return date. ईयरली था, ईयरली टीडीएस जो जी, अप्रैल जो में मार्च जमा में होता फाइल था। कर जी, जो मार्च का हाँ। अपने फाइल करते थे 15 मई तक, उसका एक्सटेंशन कर दिया गया है। नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 30 जून। ओके, थैंक यू। ये हम लोग फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। हम लोग इसी तरह एडवांसमेंट में जाएं, मयंक जी। Surely, Uncle, surely. Mayank, I have a question. Yes, Nitesh, please. Do we have to register our company in the MSME registration? Is there some kind of an MSME registration? Yes, the MSME registration is required to be made. So I'll ask my team to get to you to check for your eligibility, whether your company is eligible for it or not, and we'll try and we'll get you registered. The only criteria is that you have to be a manufacturing company or a service-oriented company. If you fall under these two, you can register yourself. And in your case, you can. Right. Thank you. Know your business, yes. Thank you. Hi, Mayank ji. Yes, Shailesh ji. Mayank ji, good afternoon. Mayank ji, actually, हमारा जो है, we are having a weight bridge. You are having a weight bridge, काटा बोलते हैं okay. ना, weight bridge. तो क्या benefit जैसे मिल सकता है अगर इंडिविजुअल केस का मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने 1-to-1 मीटिंग करके हम लोग कर ले, बट यस, आपका एक सर्विस सेक्टर में मैं अज्यूम कर रहा हूँ आता है, सो इन दैट केस अगेन आप रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं, बट आपके लिए क्या स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट है, ये आपके बिजनेस स्टाइल को देख करके अपने को, बहुत सारे स्कीम्स होते हैं गवर्नमेंट के, अपने को गो थ्रू करके उसमें से निकालना पड़ेगा।
ठीक है जी, ठीक है, तो एक बार डिस्कस कर लूंगा मैं आपसे। ओके, जी, थैंक यू। थैंक यू। और किसी का कोई भी क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चंस? Hello, Mayank ji. This is Siddharth. यस सिद्धार्थ जी, टेल मी। Can I also register as you know my profession? Yes, you can. You are Okay, into so servicing. You are into yeah, servicing of computers and everything. So you belong to the service industry. So you can register okay, yourself. okay, sure. So after this, I will get in connect with you. Yes, please. Thank you, Thank Siddharth. you, Mayank ji. Hello, Mr. Mayank. Yes, Mr. yes, Mayank, uncle. Yes, uncle. now you know my industry also. Can I also Yes, get sir. registered in MSME? Yeah. Yes, uncle. You also can It get is yourself for registered. construction purposes, construction of road, drainage system, development of the property. Can I register myself in MSME? Yes, uncle. It belongs to the service sector. You can. Yes, sir. Okay, thank you. Yes, uncle. आप भी अंकल रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, और कोई मेरा question? ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मेरा ऑलरेडी हाँ, हाँ। रजिस्टर्ड है, हमने कोई लोन वोन नहीं लिया है। अगर अगर मेरे को जरूरत हो तो आई कैन अप्लाई फॉर इट। क्या चीज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं अंकल? मेरा लोन के दिकांत लिए? है, हाँ। हाँ, एसएमई रजिस्टर्ड है, पर हमने अभी तक कोई सरकार से कोई भी लोन वोन नहीं लिया। तो अंकल इन दैट केस आपका ये इकोनॉमिक पैकेज जो सरकार लाई है, इसमें आपका कोई बेनिफिट उसमें नहीं होगा। जो नॉर्मल नहीं, एमएसएमई उसमें तो का नहीं मिलेगा। बेनिफिट्स होता है उसके तहत आप ले हाँ। सकते हैं लोन। और ऑब्वियसली एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का बहुत सारा फायदा भी है, मैं वो भी थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहला हाँ, फायदा वो तो होता है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का कि आप लोन्स में आपको एक लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। जो नॉर्मली अगर सबको एक नॉन एमएसएमई रजिस्टर्ड कंपनी को अगर इंटरेस्ट रेट 10% है तो आपका 8-8.5% लगेगा। तो एक 15% का आप स्ट्रेट अवे इंटरेस्ट कॉस्ट में आप सेविंग कर सकते हैं। दूसरी तरफ बहुत सारे टेंडर्स जो गवर्नमेंट के टेंडर्स होते हैं उसमें वो लोग स्पेसिफिकली बोलते हैं कि वो लोग स्पेशल प्रेफरेंस देंगे एमएसएमईज को। इनफैक्ट कई बार तो वही कंपनीज अप्लाई कर सकती हैं जो एमएसएमई रजिस्टर्ड होती है। तो ये एक बहुत बड़ा एमएसएमईज को ये फायदा मिलता है। और गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स भी लेके आती है जिसके तहत वो आप एमएसएमईज को वो फायदा देती है। आप अगेन वो गवर्नमेंट के वेबसाइट पे आप ये उसके स्कीम्स को आप गो थ्रू कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप हमारे पास भी आ सकते हैं कि आपके लिए क्या एप्लीकेबल है, वो उसमें भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। वी होप कि आप लोग और भी ऐसे सेशंस लेके आएंगे गवर्नमेंट के जो भी हमारे क्लाइंटल्स और या के लिए बेनिफिशियल हो, ताकि आपको हम अपडेट्स दे सके। और थैंक यू वेरी मच आप लोग जो भी आज के सेशन का, अब तो जब अपने हम लोग सारे लोग अब एवरीथिंग टेक्नोलॉजिकली अपने आप को हम लोग और एडवांस कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ जो सेमिनार्स अपने फिजिकली कर रहे थे, तो वी विल नाउ ट्राई टू डू इट ओवर दिस प्लेटफॉर्म ऑल्सो, क्योंकि सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ काफी लोग इसमें ज्वाइन कर पाए हैं, एंड आई थैंक यू ऑल फॉर दैट। वेलकम। थैंक यू। So we are closing this meeting. Okay, bye. Thank you. Thank you. Thank you.